हमने पढ़ी थी, याद हो आप लोगों को। फर्स्ट वन जो थी, वो जो ट्रीटमेंट थी जो हम करते हैं उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। मेरा ख्याल अब ये तो सबको पता ही होगा। जी बच्चे। जी यस मैम पता है। अच्छा, जो फिजिकली हम सॉलिड वगैरह को नजर नेकेड आई से नजर आ रहे हैं रिमूव कर देते हैं आपको, जो है ना। अच्छा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो थी वो माइक्रोबियल जो है ना एक्टिविटी के थ्रू होती है। उसमें ये था कि आपको 80% जो है उसमें आपको प्योरीफाइड प्रोडक्ट मिल जाती है, और टर्शरी में जो है ना आपको फुली जो है प्योरीफाइड प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है उसको आज हम पढ़ेंगे। उसके टू जो है ना उसको किस तरह से हम डिवाइड करते हैं सेकेंडरी जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, एन एरोबिक में और एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में इसको हम डिवाइड करते हैं। एन एरोबिक एज द नेम इंडिकेट्स, ये है कि विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसका क्या मतलब, ऑक्सीजन हम कहीं डालते हैं, अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं? जी, ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, तो उनके थ्रू होती है। और इसमें जो आपको पता है हम जो माइक्रोब्स यूज करेंगे वो एन एरोबिक होंगे। ठीक है, जो अंडर एन एरोबिक कंडीशन में हेल्प आउट करेंगे वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट को। ठीक है जी बच्चे, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। अच्छा जी मैम आ रही है। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ना मैं म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो आवाज है ना, चले जो बाद में एक आध आते रहेंगे वो बता सकेंगे, उसकी वजह से ना आप लोगों को समझ नहीं आती है कि मतलब क्या, मेरी आवाज नहीं आती। अच्छा, anaerobic is a complex series of digestive and fermentative reactions by a mixture of bacteria। बैक्टीरिया नहीं है इसमें, और भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी वगैरह भी है, और इट कैन, ज्यादा बैक्टीरिया ही यूज होते हैं। इट कैन रिमूव 95% बीओडी। अब ये केमिस्ट्री वालों को पता होना चाहिए कि बीओडी क्या है। जी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ जी, ये क्या होती है भला, पता है कुछ? आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको जो है ना अगर तो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको डीकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए होगी, उनकी जितनी डिमांड होगी, उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आप लोगों को सरवाइव करने के लिए या जितना खाना पानी चाहिए है उसको कहेंगे आपकी जो है ना फूड जो है ना डिमांड है। ठीक है, इसी तरह है ना उसको डिकम्पोज करने के मटेरियल है, जितना मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग माइक्रोब्स हैं, उनको वो सारा डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, लेकिन ये एरोबिक बैक्टीरिया में। अब इसमें हम कहते हैं कि ये हम एनारोबिक वर्ड है सबसे पहले इसमें। आप उसमें कहते हैं कि हम बीओडी को रिमूव कर देते हैं, ऑलमोस्ट 95% रिमूव कर देते हैं। जाहिर इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है तो बीओडी भी इसमें नहीं है। अच्छा, आगे जो है इसमें दिस इज द चॉइस इफ देयर इज अ लॉट ऑफ इनसॉल्युबल मैटर। ये अब चॉइस के अकॉर्डिंग है कि कितना है सॉल्युबल मैटर हमारे पास। डिग्रेडेशन इज कैरिड आउट इन लार्ज टैंक्स, स्लज डाइजेशन और बायोरिएक्टर। इसमें स्लज जो ट्रीटमेंट करते हैं बायोरिएक्टर में, आगे ये फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं फिर आपको समझ आएगी। मोलेकुलर कंपोनेंट्स आर डाइजेस्टेड एंड फर्मेंटेड, ये इनके डिफरेंट जो है कंपाउंड्स में। अल्लाह, एक तो एडमिट करते करते ना। अच्छा, आगे जो है ये जो आपने ना ये है FA, इसको परेशानी, ये फैटी एसिड्स है। ठीक है, फैटी एसिड्स है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, फैटी एसिड्स देन जो है एसीटेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको फर्दर हम पढ़ते हैं ना, उससे आपको क्लियर होगा ये किस तरह से होता है।
ठीक है। और इसकी ना एक माइंड में ये बात रखें कि ये जो हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवा रहे हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू, हमारा पर्पस है कि हम इसमें एक तो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरा जो है इसका जो बेनिफिट है, इसकी बायोगैस जो है एनवायरमेंटली फ्रेंडली है अप्रोच, कॉस्ट इफेक्टिव है अप्रोच। बायोगैस की प्रोडक्शन हो रही है जो बायोफ्यूल इलेक्ट्रिसिटी में व्हीकल वगैरह में यूज हो रही है, ये हमारा इसका बेनिफिट है। ठीक है। एनारोबिक इसमें ना अब जो हम अब आप को ना ये फिर दोबारा बता रही हूँ कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वेस्ट वाटर की, इसमें जो है हमने एरोबिक एंड एनारोबिक इसमें इसको डिवाइड किया है इनटू 2 पार्ट्स में। अब उसमें हम एन एरोबिक पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो हम माइक्रोब्स यूज करते हैं वो एन एरोबिक माइक्रोब्स यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो इस तरह से आप लोगों ने कभी देखे होंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर वगैरह। अच्छा, इनका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, जिस तरह से वर्कआउट करते हैं, इसको हम आगे देखते हैं कि इसका क्या किस तरीके से है, इसका जो टेक्निक है उसके पीछे क्या है। अब ये देखें कि ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें आपने ये नहीं परेशान होना कि ये बहुत सादा है, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी। अब ये देखें कि यहाँ पे ना ये सारा उसके ना एरो से यहाँ से स्लज। अब स्लज आपको पता है क्या होता है जी? कुछ टर्मिनोलॉजीज है इस के लिहाज से ना, वो आप लोगों को अगर समझ में आ जाए, याद हो जाए, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। स्लज क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग और इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसिंग में एक मड लाइक लेयर जो है या मटेरियल सॉलिड की या लिक्विड की हमें जो मिलती है उसको हम स्लज बोलेंगे। ठीक है, मैं आगे आपको दिखाती भी हूँ डायग्रामेटिकली भी और इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। अब इसमें ये है कि आपकी जो आप ये इतना समझ लें कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये इस रिएक्टर में आया, उसके ऊपर एक स्कम लेयर बन जाती है, वो भी आपको दिखाऊंगी वो क्या होती है। इस स्कम लेयर भी ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को शो करती है। और फाइनली आपकी जो बायोगैस प्रोडक्शन होती है, यहाँ से आउटलेट है और यहाँ से स्लज क्या जो है डिस्पोजल है जो बच जाती है, यहाँ से डिस्पोज होती है। इसके बाद जो है ना ये इसमें जो स्कम है उसकी इस तरह से फर्दर प्रोसेसिंग करवाते हैं। ये आगे आपको मैं सारा समझाती हूँ, उसमें आपकी इंशाल्लाह सारी समझ आएगी। अच्छा, इसका जो है ना एक ओवरव्यू सा है। एन एरोबिक स्लज जो डाइजेशन किया होती है कि कम्प्लेक्स पॉलीमर्स है ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होंगे कि इनकी हाइड्रोल से ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट होंगे। फिर आगे जो फर्दर है ये इनकी फर्मेंटेशन होगी, मिथेनोजेनेसिस में मीथेन गैस प्रोडक्शन होगी, जिसको बायोगैस बोलेंगे। चलें इसको हम यूं देखते हैं। अब आपको ना दूसरी स्क्रीन शेयर करवाती हूँ यहाँ से। ये जी बच्चों नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, ये स्लज इस तरह से देखा कभी आप लोगों ने? आवाज नहीं आ रही बच्चों की? जी मैम आज ही देखा है। आज ही देखा है ये आपने? ये कैसे हो सकता है बच्चे, ये तो अक्सर नजर आती है इस तरह से ना। स्लज क्या है, एक इसको समझ लें कि एक थिक सॉफ्ट वेट मड और अ सिमिलर विस्कस मिक्सचर ऑफ लिक्विड है एंड सॉलिड कंपोनेंट्स। इस तरह से ना, जैसे ये सीवेज का है, ये जरा ज्यादा लिक्विड टाइप है, ये ड्राई है, सॉलिड टाइप है। ये इस तरह से इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू ये हमें मिलता है। ठीक है। अब ये स्कम लेयर क्या, इस तरह से ये भी नहीं देखी कभी आप लोगों ने कि पानी के ऊपर ये ग्रीन से तय आ जाती है इस तरह? ये माइक्रोबियल ग्रोथ की एक्टिविटी को शो करती है। देखिए मैम, इसमें अब ये इसमें अब ये ग्रीन कलर जो है ये शो कर रहा है कि एलजी की ग्रोथ होगी। आपको पता ना एलजी के डिफरेंट कलर्स होते हैं। अच्छा, अब जो है ना हमारा ये, आपको इतना तो अब समझ आ रही है कि हम पढ़ क्या रहे हैं ना, कि एनारोबिक प्रोसेस है, उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम एनारोबिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं और इसमें एनारोबिक डाइजेस्टर रिएक्टर्स यूज होते हैं। अब इसको इंट्रोड्यूस करवा रही है कि इसका पर्पस क्या है, मेन जो इसकी थीम क्या है। अच्छा, एन एरोबिक डाइजेस्टर इज अ प्रोमिसिंग एंड eco-friendly technology with which provide environment and health benefits, include reduction of greenhouse gas, organic waste, odor and pathogen destruction.
In developing countries, small scale anaerobic digester are used to meet the heating and cooking needs. ठीक है, अब ये जो है ना हीटिंग और कुकिंग नीड्स और उसके अलावा जो है व्हीकल वगैरह में भी ये यूज हो रही है। अब इसको ये समझ लें कि हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे स्लज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब जो ये जो फूड वेस्ट भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी हो सकते हैं, और जो वेस्ट वाटर स्लज भी हो सकता है। अब हमने माइक्रोबियल जो है ना इसकी ट्रीटमेंट करवाई, एक्टिविटी जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू क्या हुआ, इसमें ना बायोगैस की प्रोडक्शन होती है। बायोगैस जो है हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है, हीटिंग में, आपके व्हीकल वगैरह में यूज होती है। और इसमें जो लिक्विड बनता है ना, ये भी एक बाई प्रोडक्ट कह लें जो बनता है, ये भी एग्रीकल्चर में इसका यूज है। अगर आप अपनी फसलों वगैरह में दें तो उनकी बेटर प्रोडक्शन आती है। अच्छा, अब एनारोबिक जो डाइजेशन के प्रोसेसेस है ना, ये 4 हैं, बस ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस है, सेकंड वन इज एसिडोजेनेसिस है, एंड थर्ड वन इज एसिटोजेनेसिस है, एंड फोर्थ वन इज मिथेनोजेनेसिस है। उनके नाम से भी आपको ये इनकी याद रहेगा कि अब हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, एसिडोजेनेसिस में प्रोसेस में एसिडोजेनिक बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट है, एसिटोजेनेसिस में एसिटोजेनिक बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट है, और मिथेनोजेनेसिस में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये देखें कि सिंपल एक ये है कि होता क्या है, ये सारे प्रोसेसेस होते क्या हैं एनारोबिक डाइजेशन में। ये है, आप देखें कि ये है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। अब जो है इनको कन्वर्ट किया जाता है, अगर इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाए तो इनकी कन्वर्जन हो जाएगी इसको स्मॉलर सब यूनिट्स में, अमीनो एसिड, शुगर्स एंड फैटी एसिड्स में। उसके बाद एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो है, इनकी एक्टिविटी के थ्रू ये जो है फर्दर इनकी जो है ना कन्वर्जन हो जाएगी, इंटरमीडिएट कुछ जो बनते हैं प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर एसिटोजेनिक बैक्टीरिया है, उनकी एक्टिविटी के थ्रू ये जो है फर्दर एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर ये जो है मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, इसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी के थ्रू ये जो है एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन जो है ये मीथेन गैस विच इज दी बायोगैस प्रोडक्शन है। और ये जो है यूजफुल है, इको फ्रेंडली अप्रोच है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और जो हमारी ये जो है आपको पता किचन में ये जो गैस जो हम सुई गैस है, अब इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रही है, एनर्जी के लिए तो यूज हो रही है, हीट में यूज हो रही है, इसके अलावा व्हीकल वगैरह में यूज हो रही है। और ये एक नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम इसको हासिल कर रहे हैं, और जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है। इससे हमने अपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी की है, एनवायरमेंटल वेस्ट को यूज करते हुए हमने ये जो बेनिफिशियल एनवायरमेंट के लिए है एक अप्रोच ये है डेवलप की है। ठीक है, अच्छा, अब जो है डाइजेस्टर, जाहिर है कि हम एनारोबिक डाइजेशन के प्रोसेस देख रहे हैं, तो प्रोसेस जाहिर है आपके माइंड में आएगा कि उसकी डाइजेशन करवाते हैं तो उसके लिए कोई हमारे पास कोई चीज रिएक्टर होंगे, कोई बायो रिएक्टर्स होंगे, बायो डाइजेस्टर्स होंगे, तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें ना ये जो मेन जो है टाइप्स ऑफ एनारोबिक डाइजेस्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड डोम डाइजेस्टर जो है, देखें इसकी शेप के लिहाज से ये चेक करें, ये जो है ना डोम लाइक इसकी शेप है, और ये बड़ी सिंपल है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप ये देखें कि स्लरी या जो है स्लज जो है हमारा इधर से एंटर होता है, ये हमारा इनलेट चैम्बर है। ठीक है, और ये जो है ना हमारा ये है डाइजेस्टर टैंक है, ये वाला। ठीक है, अब जो है यहाँ से जो हमारे वेस्ट जो होंगे वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, आउटलेट चैम्बर में आएंगे, और जो गैस की प्रोडक्शन यहाँ पे होगी, यहाँ पे ये गैस आउटलेट है। ठीक है, उसके बाद हम उसको कर लेंगे जो है ना कलेक्ट कर लेंगे। ये सबका प्रिंसिपल जो है ना, जितने भी डाइजेस्टर हैं उनका सेम यही प्रिंसिपल है, बस ये है कि डिजाइन थोड़ा सा और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ, लेकिन बट प्रिंसिपल इज द सेम। अच्छा, अब जो है
ये फ्लोटिंग ड्रम डाइजेस्टर है, इसकी सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें भी देखें इनलेट पाइप है, यहाँ स्लरी इधर एंटर हुई, और ये जो है ना स्लरी आप उसको स्लज बोल लें या ऑर्गेनिक वेस्ट बोल लें, ठीक है। इस यहाँ पे ये देखें गैस होल्डर है, जो गैस पाइप यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना हम इसको कलेक्ट करते हैं, और जो यहाँ से ये है ग्राउंड लेवल पे आउटलेट जो है, यहाँ से जो वेस्ट है वो डिस्पोज, यानी कि प्रिंसिपल सबका वही है, डिजाइन इसका जो रिएक्टर का है, डाइजेस्टर का है, वो डिफरेंट है। अच्छा, इसके ना बेनिफिट्स हैं कुछ, वो देखते हैं। अच्छा, इस ना ये जो होल्डर है, इसमें जो है ना मेटल, उफल्ला ये बच्चे जो है ना, अच्छा अच्छा, a well-stained metal gas holder can be supposed to last for 3 to 5 years in humid areas. अब ये जो गैस होल्डर है ना, यहाँ पे जो गैस कलेक्ट हुई है, ठीक है, इस होल्डर में आप लोग जो है गैस को ह्यूमिड एरियाज अगर हैं तो 3 to 5 years तक इसको सेव रख सकते हैं, और अगर आपके पास ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है तो 8 to 12 years तक इसकी स्टोरेज की जा सकती है। ये इसका फायदा है। अच्छा, अब ये थर्ड वन है, ये ट्यूबलर डाइजेस्टर है, इसकी शेप की वजह से इसको ट्यूबलर कहते हैं। तो ट्यूबलर जो है बायोगैस प्लांट कंपोज्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, इसकी शेप है, ये देखें, इसके लिहाज से थोड़ा सा मैंने ऐड किया। अब इसमें भी वही सेम प्रिंसिपल है कि स्लरी इनलेट है, स्लरी मीन स्लज या इंडस्ट्रियल वेस्ट, इधर से आ रहे हैं, इधर से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे गैस होल्डर लगे हुए हैं, बायोगैस प्रोडक्शन, और यहाँ से बाहर निकल रही है। प्रिंसिपल देख लें सब पर, शेप और डिजाइन थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसकी कॉस्ट वेरी लो है। Also shallow below ground installation make them appropriate for use in areas with high groundwater table, जहाँ पे ये ग्राउंड वाटर टेबल ज्यादा है उधर यूज करते हैं। बट इसमें प्लास्टिक पाइप यूज करते हैं, जिसमें इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो ब्रेकेबल है, और जो है इसमें डैमेज हो सकता है, और इसकी जो शॉर्ट लाइफ है वो जो है 2 to 5 years है, जो गैस इसमें है। अच्छा, आगे गैरेज टाइप डाइजेस्टर जो है, इनका भी सेम प्रिंसिपल है। अब ये देखें, इन मेंशन्ड रिएक्टर, द गैरेज टाइप डाइजेस्टर इज ऑपरेटेड इन बैच मोड विद ड्राई डाइजेशन, इसमें ड्राई डाइजेशन प्रोसेस है। द ऑर्गेनिक वेस्ट स्ट्रीम इज डाइजेस्टेड इन बैच मोड इनटू सिंपल गैरेज लाइक डाइजेस्टर हैविंग एयर टाइट डोर। ये देखिए, ये इसके ना एयर टाइट डोर्स होते हैं, उसी तरह से इनलेट आउटलेट सारा प्रिंसिपल सेम है। अब इसमें ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है इस पिक्चर में, लेकिन यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन हुई, फिर इसकी आउटलेट है और इसकी कलेक्शन है, ठीक है। इसके ना अब ये जो है सेम उसी तरह से इसका प्रिंसिपल है, और सबके ना कुछ इसको बताने का मकसद ये है, जो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टर्स हैं, कि आपके माइंड में हो कि हम एन और एरोबिक डाइजेस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, और किस तरह से प्रिंसिपल एक है, डिजाइन के लिहाज से कुछ मॉडिफिकेशन डिफरेंट जो है वो यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब जो है इनके यूजेस जो हैं एन एरोबिक डाइजेस्टर के किस में है? एग्रीकल्चर में है। In agriculture, animal and crop waste are typically used as a feedstock for anaerobic digesters, and energy produced can be used in homes. Industry में क्या है? Organic waste from the food processing industry can be used as a feedstock for an anaerobic digester, as it has 15 times the methane production potential that dairy cattle manure does. यानी कि 15 टाइम्स की ज्यादा एफिशिएंसी हाई है जो हम यूएल प्रोसेस में यूज करते हैं इन डाइजेस्टर्स की। During the process, food waste substrates may also be combined with manure to improve the methane generation. आगे है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट आपने पौधे नहीं समझने, ये जो रिएक्टर्स हैं, प्लांट्स लगे होते हैं। हेल्प्स टू डाइजेस्ट सीवेज स्लज in anaerobic digesters and eliminate pathogens in wastewater. Some municipalities have, बच्चे ये शोर आ रहा है, मैं म्यूट करती हूँ इधर से ना बच्चों को, काफी शोर आ रहा है तो फिर ना लेक्चर की क्लैरिटी नहीं रहती है। अभी चलें, अच्छा
आगे जो है ये तो है, हाँ, anaerobic digesters make several contribution to climate change mitigation. Digester collect biogas and or landfill gas that would have been emitted anyway because of the nature of organic waste management at the facility where the digester is in operation. Another benefit of anaerobic digester is the displacement of fossil fuel based energy that occurs when biogas is used to produce heat or electricity. ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, ये जो है जितने भी आपको डाइजेस्टर बताए हैं वो यूज होते हैं, लेकिन जो एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है ये लेटेस्ट वन है। ये जो मतलब ये जो है इसकी अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं अप फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट। उसके जो एब्रीविएशन है UASB। ये ना शायद ना लाइट का थोड़ा सा इशू। अच्छा, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं मेरे लिए। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है ये साइंटिस्ट ने और उसके कोवर्कर्स 1970s में डिस्कवर किया था। अच्छा, इस रिएक्टर में क्या होता है कि ट्रीट द इंडस्ट्रियल वेस्ट बट लेटर इट्स एप्लीकेशन वाज एक्सटेंडेड टू ट्रीटमेंट सीवेज वगैरह। ये इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। Nowadays the use of USB reactor is extensively used for the treatment of several type of wastewater, forming a part of the high rate of anaerobic technology. Anaerobic technology में इसका ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब ये ना इसकी इस डायग्राम में भी आपने परेशान होना, बहुत इजी है। ये देखें नंबर हैं 1 2 3 4 to 7 तक। अब जो 1 जो है ना, ये एक लेमैन को भी समझ आ रही है कि 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ये इनफ्लुएंट टैंक है। यहाँ से आपकी स्लरी ऐड हुई। यहाँ पे 2 जो है परसिस्टेंट पंप है जिसने उसकी ज्यादा सक्शन की और ज्यादा ये जो है ना ये जो है USB रिएक्टर की तरफ लेके आया। अब जो 4th वन है, ये 3rd वन जो रिएक्टर था UASB रिएक्टर है। अच्छा, अब जो 4th वन है ये गैस लिक्विड सॉलिड्स है, सीपर है यहाँ पे। ठीक है। अब इन एफ्लुएंट जो है आउटलेट जो है ये 5th नंबर पे है। यहाँ से वो जो वेस्ट है वो डिस्पोज हो गए। अच्छा, अब गैस जो आउटलेट है ये 6 नंबर पे, ये देखें यहाँ पे इकट्ठी होती है गैस, बायोगैस जिसको बोलते हैं। और जो है ना गैस की कलेक्शन जो है इस जो है ना ये है यहाँ पे की जाती है। ठीक है। ये USB रिएक्टर वेरी सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और जो है बहुत वाइडली जो है यूज इसका हो रहा है। के कुछ बेनिफिट्स हैं। अब इसके जो फैक्टर जो इस पे इफेक्ट करते हैं ना वो देखें, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक लोडिंग क्या है? ऑर्गेनिक आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक जो है ये स्लरी है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसका रेट किस लिहाज से आपको इतना अंदाजा होना चाहिए। जाहिर आप कोई भी चीज अगर काम कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक ऑप्टिमाइजेशन बैलेंस जरूर होना चाहिए कि मेरे पास इतना अगर जो वेस्ट मटेरियल है और उतने इतना न्यूट्रिएंट्स हैं तो कितनी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, तो उसका जो है लोडिंग रेट उसी लिहाज से बैलेंस में करेंगे तो वो एफिशिएंटली वर्कआउट करेगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा मतलब इतने होंगे कि वो माइक्रोब्स जो है सर्वाइव कर सके और बेटर परफॉर्मेंस दे सके। अच्छा, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम जो है ये इम्पोर्टेंट है कि अब जो है आपका रिएक्टर है उसमें जो आपके जो है वेस्ट वगैरह है वो कितनी देर रिटेन कर रहे हैं। ठीक है। अब वोलेटाइल जो फैटी एसिड्स हैं ये एक चीज इम्पोर्टेंट है, ये जरा याद रखें कि अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये वाला पैरामीटर जो है ना वोलेटाइल फैटी एसिड्स आर इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट। आपको पता है कि हमने वो फ्लो चार्ट पढ़े तो उसमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं इन द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ मीथेन फर्मेंटेशन एंड काज माइक्रोबियल स्ट्रेस इफ प्रेजेंट इन हाई। अब माइक्रोबियल अगर जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होगी तो क्या होगा, ये डिक्रीज कर देगा पीएच को, अल्टीमेटली लीडिंग टू द फेलर ऑफ द डाइजेस्टर। तो ये फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो ऑपरेशनल टेम्परेचर जैसे कुछ जो है थर्मोफिलिक है, मेसोफिलिक है, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीएच भी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मतलब ना समझ हो इसकी ना। अच्छा,
अब इसके एडवांटेजेस हैं, ये हाई एफिशिएंसी है, इसकी सिंपल प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल है, लो स्पेस रिक्वायरमेंट है, इसकी फ्लेक्सिबल कंडीशंस है कि मतलब हर चीज जो है ना, एक वो नहीं है कि ये इतनी होगी तो ये चलेगा, मतलब कमी पेशी इसमें की जा सकती है। फिर लो एनर्जी कंजप्शन है, लो स्लज प्रोडक्शन है, लो न्यूट्रिएंट एंड केमिकल रिक्वायरमेंट है। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं यूएसबी के रिएक्टर के, ये है कि इसमें पैथोजन न्यूट्रिएंट जो है उनकी रिमूवल समटाइम्स कंप्लीट नहीं होती, इसमें लॉन्ग स्टार्टअप टाइम है, पॉसिबल है इसमें बैड ऑर्डर स्मेल वगैरह आ सकती है, जैसे दोबारा इसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये मैंने ना एक फ्लो डायग्राम एक आपको जनरलाइज स्केच देने के लिए ऐड की है। आप देखेंगे हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं वो लाइफ स्टॉक वेस्ट है, क्रॉप है, वेस्ट वाटर है और फूड वेस्ट वगैरह है। अब एनारोबिक डाइजेस्टर है, इसके थ्रू हमने क्या करना है, बायोगैस की प्रोडक्शन करनी है और इसकी बाय प्रोडक्ट में लिक्विड या जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो वो भी बेनिफिशियल है एग्रीकल्चर में, उसके यूजेस है। और ये देखें बायोगैस है तो हीट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और फ्यूल प्रोडक्शन व्हीकल वगैरह में ये यूज हो रही है और वेरी चीप, कॉस्ट इफेक्टिव, एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोच है। ठीक है, आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आई होगी। और मेरे ख्याल टाइम हमारा हो गया है मीटिंग का पूरा। और दूसरा ना, मेरे लैपटॉप की बैटरी तो कुछ डाउन हो रही है, तो ये आप कुछ चीज़ें या आपके लिए कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो याद रखेंगे तो आपको बहुत ईजिली इसकी समझ आएगी। हमारा जो मेन थीम है इसका वो यही है, ये मैंने इसमें बताया था कि, और जो है एक ये यही है कि ऑर्गेनिक वेस्ट से माइक्रोबियल जो है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और इसके थ्रू हम जो है बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं और जो हमारे जो है एनवायरनमेंट में यूजेस हैं उसके ना, और बहुत चीप और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोच है। इसके प्रोसेसेस कौन कौन से हैं और डाइजेस्टर्स जो हैं उनका पर्पस क्या है, किस तरह से यूज होते हैं, सेम प्रिंसिपल है सबका, और इनके यूजेस क्या है। और फिर जो है रिएक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है मल्टीपर्पज़ के लिए, डिफरेंट टाइप के वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, ये सिंपल सामने पड़ा है। तो उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एक आपको स्केच दिया है। अभी वेस्ट वाटर जो है ना, इसमें हमने एक ओवर फ्लोटिंग ट्रीटमेंट भी बतानी है, फ्लोटिंग लैंड वाली, और कुछ और जो है कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाकी ट्रीटमेंट्स भी।